नमस्कार, मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मांग के सिद्धांत के बारे में। मांग का सिद्धांत क्या है? तो मांग के सिद्धांत को मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका कारण यह है, एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आपको बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो सके और आप मांग के सिद्धांत के बारे में एक अच्छी समझ रख सकें। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं मांग के सिद्धांत की। तो जब हम मांग के सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि मांग क्या है। देखिए, आम भाषा में हम मांग को यह समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम उसकी मांग करते हैं। परंतु आपको क्या लगता है, मांग के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स में मांग के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। कोई किसी भी वस्तु की मांग की जाए तो 3 तत्वों की आवश्यकता होगी। पहला तत्व, पहली जो आवश्यकता है वो है उस वस्तु की इच्छा का होना। आप किसी वस्तु की मांग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वस्तु की इच्छा होगी। तो सबसे पहला जो तत्व है मांग बनने के लिए वो है वस्तु की इच्छा। दूसरा जो तत्व है, जो बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है, इच्छाएं तो हमको बहुत सारी हैं, परंतु एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का होना। तो मांग बनने के लिए जो दूसरी चीज़, जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व है वो है आवश्यक धन का होना। मतलब उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन का होना, ये दूसरी आवश्यक शर्त है मांग बनने के लिए। जो तीसरा तत्व है वो है धन को खर्च करने की तत्परता का होना। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो और उसके पास उतना धन भी हो जिससे उस वस्तु को खरीद सकता है, परंतु यदि वह तैयार नहीं है उस धन को खर्च करने के लिए, तब भी वह उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। तो किसी भी वस्तु की मांग होगी तो वो 3 तत्व आवश्यक हैं। पहला कि उस वस्तु की इच्छा का होना, दूसरा उस वस्तु को खरीदने के लिए आवश्यक धन का होना, और तीसरी जो आवश्यक चीज़ है वो है उस धन के लिए वो खर्च करने के लिए तैयार भी हो, तभी उपभोक्ता उस वस्तु की मांग करेगा। तो अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं। अब हम बात करते हैं मांग की डेफिनेशंस की, मांग की परिभाषा की। मांग की डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं इसके 2 कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा, मांग और मांगी गई मात्रा। एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछा जाता है मांगी गई मात्रा की परिभाषा दीजिए, और कई बार पूछा जाता है मांग की परिभाषा दीजिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊंगा, मांग क्या है और मांगी गई मात्रा क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जिससे और दोनों में अंतर भी बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है और आपको डेफिनेशन याद रह सके। क्या है मांग और क्या है मांगी गई मात्रा? चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं डेफिनेशन को। मांगी गई मात्रा का अर्थ अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा। तो क्या है मांगी गई मात्रा? एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जो मात्रा खरीदी गई है किसी वस्तु की, अन्य बातें समान रहने पर, वह मांगी गई मात्रा है। और जब हम मांग की डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों, मांग की डेफिनेशन देखिए, मांग का अर्थ अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की निश्चित समय अवधि में, यहाँ पे भी मैं अन्य बातें समान रहने पर बात कह रहा हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको क्या कह रहा हूँ, एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा, वो कहलाती है मांग। तो मांगी गई मात्रा और मांग में आपको अंतर ज़रूर समझ में आया होगा। मांगी गई मात्रा और मांग में अगर अंतर समझ में नहीं आया है बच्चों तो समझा देते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब आप दोनों के अंतर को देख पा रहे हैं। मैंने आपको दोनों डेफिनेशन दी थी, मांगी गई मात्रा की भी डेफिनेशन दी मैंने आपको, मैंने मांग की भी डेफिनेशन दी आपको। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, मांगी गई मात्रा की डेफिनेशन और मांग की डेफिनेशन में आपको क्या अंतर देखने को मिला।
मांगी गई मात्रा और मांग में जो सबसे पहला अंतर है वो है निश्चित समय बिंदु और निश्चित समय अवधि का। मांगी गई मात्रा एक निश्चित समय बिंदु पर हम मांगी गई मात्रा की बात करते हैं, परंतु जब हम मांग की बात करते हैं वो एक निश्चित समय अवधि की बात करते हैं। निश्चित समय बिंदु और निश्चित समय अवधि में अंतर आप समझिए। अगर मैं आपको ये कहा जाए सुबह 10 बजे, तो आप क्या है, यह निश्चित समय बिंदु है। परंतु अगर ये कहा जाए 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 1 घंटे से, ये सब क्या है, ये अवधि है। अवधि और बिंदु में यह अंतर होता है। अब हम दूसरा जो अंतर करने जा रहे हैं बच्चों, वह है निश्चित कीमत। जो मांगी गई मात्रा होती है वो निश्चित कीमत पर मात्रा होती है, परंतु जब हम मांग की बात करते हैं बच्चों, हमने डेफिनेशन में क्या देखा, वो विभिन्न संभव कीमतों की बात हमने की थी। आगे अंतर एक और देखते हैं हम। मांगी गई मात्रा में जब हम देखते हैं कि एक मात्रा है, एक मात्रा है, परंतु जब हम मांग की बात करते हैं इसमें अनेक मात्राएं, विभिन्न मात्राएं शामिल है, क्योंकि हमने विभिन्न कीमतों पर देखा है। तो एक कीमत पर एक मात्रा है, परंतु जब विभिन्न कीमत होंगी तो मात्राएं भी तो विभिन्न होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मांगी गई मात्रा और मांग की परिभाषा में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों का डिफरेंस ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से डेफिनेशंस देख लेते हैं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, फर्गुसन के अनुसार दी गई परिभाषा जो है, फर्गुसन के अनुसार मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। यह फर्गुसन की परिभाषा है। आपको ज़रूर ये याद रहेगी, आप इसको याद रखने की कोशिश करिए। अब हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोफेसर बेनहैम के शब्दों में। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष समय पर विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों डेफिनेशन आपने याद कर ली होंगी, आप इसको याद कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अगला कंसेप्ट, मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या है? मांग अनुसूची वह तालिका है जो कीमत और मांग में संबंध को बताती है। यानी मांग अनुसूची एक तालिका होती है और जैसे आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, ये कीमत और मांग में संबंध को दर्शाती है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक बाजार मांग अनुसूची। बात करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका होती है जो एक निश्चित समय अवधि में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है। यानी जब हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात करते हैं तब हम एक उपभोक्ता की बात कर रहे होते हैं। इसको और समझने के लिए हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची को देख लेते हैं। यह व्यक्तिगत मांग अनुसूची का एक उदाहरण है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्या है व्यक्तिगत मांग अनुसूची? मतलब एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं जो खरीद रहा है उसको दर्शाने वाली ये तालिका है। इसमें आप देख रहे हैं कोई वस्तु है जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पहले वो वस्तु 10 रुपये उसकी कीमत होती थी, तो वह व्यक्ति उस वस्तु की 5 मात्राएं खरीद रहा था, परंतु जब उसकी कीमत बढ़कर 20 रुपये प्रति इकाई हो गई तो व्यक्ति ने उसकी मांग 5 से कम करके 4 कर दी, और जब उसकी कीमत और बढ़ के 30 हो जाती है तब वह उसकी मात्राएं और कम करके 3 कर देता है, और जब उसकी कीमत बढ़ के 40 हो जाती है तो वह उसकी मात्राएं 2 कर देता है। अर्थात क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वह मांगी गई मात्राएं क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो एक उपभोक्ता द्वारा कीमत विभिन्न कीमतों पर जो मांगी गई मात्राओं को दर्शाने वाली जो तालिका है उसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची क्या है? यह भी एक तालिका होती है जो एक निश्चित समय अवधि में बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है। तो यह क्या दर्शाती है? यह बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं जो उस एक वस्तु की मांग करते हैं, किसी पर्टिकुलर वस्तु की मांग करते हैं, उस वस्तु के सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाती है, यानी सबकी मांग का जोड़ है। इसके लिए आप एक स्क्रीन पे इस टेबल को देखिए, इससे आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी किस तरीके से बाजार मांग अनुसूची होती है। आप देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु है जिसकी मार्केट में कीमत है 10 रुपये,
और जब उसकी कीमत 10 रुपये है तो बाज़ार में दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति उस वस्तु की 5 इकाइयों की मांग कर रहा है और बी व्यक्ति उसकी 6 इकाइयों की मांग कर रहा है। और जब हम दोनों की मांग को जोड़ देते हैं यानी ए प्लस बी करते हैं तो बाज़ार मांग बन जाएगी, क्योंकि बाज़ार में दो ही उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी। और जब हम इन दोनों की मांग को जोड़ देते हैं बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों की मांग का जोड़ हो जाता है 11। जब उस वस्तु की कीमत बढ़ के 20 रुपये हो जाती है तो ए उपभोक्ता अपनी मांग 5 वस्तु से 4 वस्तु कर देते हैं और बी उपभोक्ता है वो 6 वस्तु से 5 वस्तु कर देते हैं। और दोनों की मांग का जो जोड़ है वो बैठता है 4 + 5 अर्थात 9। और आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, 10 रुपये से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, फिर 40 से 50 हुई, तो आप ये देख रहे हैं जो ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता की जो मांग है वो लगातार कम हो रही है। और जो बाज़ार मांग है, और बाज़ार मांग वास्तव में दोनों का जोड़ है, उपभोक्ता ए की मांग और उपभोक्ता बी की मांग, दोनों की मांग का जोड़ है, और यह भी लगातार कम हो रही है क्योंकि इन दोनों की मांग का जोड़ ही है। अगर उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी की मांग कम होगी तो बाजार मांग भी कम होगी। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं मांग वक्र की। क्या होता है मांग वक्र? मांग वक्र एक रेखा चित्र होता है जिसके द्वारा हम कीमत और मांग के संबंध को दर्शाते हैं। मांग वक्र की डेफिनेशन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रदर्शन को हम मांग वक्र कहते हैं। तो यह मांग वक्र की डेफिनेशन होगी। आगे हम बात करते हैं कि मांग वक्र कितने प्रकार का होता है। मांग वक्र 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। क्या होता है व्यक्तिगत मांग वक्र? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मांग वक्र क्या है, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। जब आपने मांग अनुसूची को पढ़ा था तब आपने यह देखा था कि मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। और मांग वक्र क्या है? मांग अनुसूची का ही रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। तो मांग वक्र भी कितने प्रकार का होगा बच्चों? मांग वक्र भी 2 प्रकार का होगा, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। इस व्यक्तिगत मांग वक्र में बच्चों आप क्या देख पा रहे हैं, जो मांग अनुसूची हमने देखी, मांग अनुसूची में जब हमने देखा जब कीमत 10 रुपये थी तो व्यक्ति उस वस्तु की 5 इकाइयों की मांग कर रहा था, और जब उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुंच गई तब उसकी मात्र वो 1 इकाई की मांग कर रहा था। इसको हमने इस रेखा चित्र द्वारा दर्शाया है और यह व्यक्तिगत मांग वक्र का रेखा चित्र हो गया। अब हम बात करते हैं बाजार मांग वक्र की। बाजार मांग वक्र का रेखा चित्र देखिए। अभी बच्चों जो आपने मांग अनुसूची देखी थी, बाजार मांग अनुसूची, ये देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पे। अब हम इस बाजार मांग अनुसूची को जब हम मांग वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो जिसे हम बाजार मांग वक्र कहेंगे, यह मांग वक्र आपकी स्क्रीन पे रहा। इसमें आपने क्या देखा, जो हमने जो ए व्यक्ति की, ए उपभोक्ता की जो मांग थी और जो बी उपभोक्ता की मांग थी, उन दोनों को हमने हॉरिजेंटली समेशन कर दिया। हॉरिजेंटली समेशन माने क्षैतिजीय जोड़ कर दिया हमने इनका। तो जैसे आपने देखा था वहाँ पे जो ए व्यक्ति था वो 10 रुपये कीमत पर 5 इकाइयों की मांग कर रहा था, बी व्यक्ति 6 इकाइयों की मांग कर रहा था, और दोनों का जोड़ था 11 इकाइयाँ। वो आपको इस DM जो डिमांड कर्व है इससे दिख रही हैं, समझ पा रहे होंगे आप। तो DA जो डिमांड कर्व है वो ए व्यक्ति का डिमांड कर्व है, DB जो डिमांड कर्व है वो बी व्यक्ति का डिमांड कर्व है, और जो DM है वो ए और बी दोनों का जोड़ यानी मार्केट डिमांड कर्व है। और आप देख पा रहे हैं ये जो मार्केट डिमांड कर्व है, यह डिमांड ए के डिमांड कर्व और बी के डिमांड कर्व से कुछ ज़्यादा फ्लैट है, और क्योंकि ये इन दोनों का हॉरिजेंटली समेशन है। तो आपने दोनों को देखा। तो मार्केट डिमांड कर्व बेसिकली ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल दोनों की डिमांड कर्व का हॉरिजेंटली समेशन है, इसलिए हम इसको बाजार मांग वक्र यानी मार्केट डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो स्क्रीन पे आपने इसको देख लिया, आप इसको समझ पाए होंगे किस तरीके से हम मार्केट डिमांड कर्व को बनाते हैं। मांग की परिभाषा, मांग अनुसूची और मांग वक्र को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मांग फलन की। मांग फलन क्या है? मांग फलन को
समझने के लिए सबसे पहले हम मांग फलन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, आप पढ़िए इसको। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसे निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों में संबंध प्रकट करता है। मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग और उसे निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, जो विभिन्न तत्व हैं, उनके बीच में संबंध को प्रकट करता है। अर्थात मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करता है। तो मांग फलन से आप क्या समझ पा रहे हैं? मांग फलन एक गणितीय व्याख्या है, एक गणितीय संबंध है, किसका? मांग का उसके निर्धारक तत्वों से। तो मांग के, जैसे आपको पता है, मांग के अनेक निर्धारक तत्व होते हैं, और तो ये जो मांग फलन है, ये एग्जाम्स में आपसे मांग फलन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मांग के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करिए। तो जो आंसर है उसका आपका यही होगा जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मांग फलन के प्रकार की। मांग फलन के कितने प्रकार हैं? जब हमने आपको मांग अनुसूची और मांग वक्र बताया था, तब आपने देखा था, हमने बताया था कि मांग अनुसूची दो भागों में हमने डिवाइड की थी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं मांग फलन की, तो मांग फलन को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो मांग फलन की प्रकार आपने देख ली है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग फलन की बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? व्यक्तिगत मांग फलन एक उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग तथा उस मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच गणितीय संबंध व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। व्यक्तिगत मांग फलन को आप इस फॉर्मूले के द्वारा देख पा रहे हैं, dx यहाँ का मतलब यहाँ पे है डिमांड ऑफ x गुड, एक x वस्तु की मांग। dx इज द फंक्शन ऑफ p, pr, y, t एंड d। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जो डिमांड ऑफ x कमोडिटी है, x वस्तु की मांग है, वो p यानी उस वस्तु की कीमत, pr यानी अन्य वस्तुओं की कीमत, यील्ड यानी आय, उपभोक्ता की आय, t यानी उपभोक्ता की उस वस्तु के प्रति रुचि, टेस्ट, एंड एक्सपेक्टेशंस और उस वस्तु की कीमतों को लेके संभावनाएं। इस पे एक व्यक्ति की जो मांग है किसी वस्तु की, वो निर्भर करती है। यानी यह जो फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हैं, dx इज द फंक्शन ऑफ p, pr, y, t एंड d, यह दर्शाता है कि जो एक वस्तु की मांग है एक उपभोक्ता के लिए, वह उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं एवं उस भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना, बढ़ने या घटने की जो संभावनाएं हैं, उस पर व्यक्तिगत मांग निर्भर करती है। यह व्यक्तिगत मांग फलन में दर्शाया गया है। व्यक्तिगत मांग फलन में जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की, तो जब हमने सबसे पहला जो तत्व पढ़ा वो वस्तु की कीमत है। वस्तु की कीमत सामान्यतः किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की प्राइस पर निर्भर करती है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, तथा इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत के कम होने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। आप यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, जब P इंक्रीजिंग है तो D क्या हो जाएगा? D यहाँ पे मतलब है मांगी गई मात्राएं वो क्या हो जाएंगी? वो कम हो जाएंगी। और P अगर डिक्रीजिंग है, यानी अगर प्राइस अगर कम हो रहा है, तो जो D है यानी मांगी गई जो मात्राएं वो बढ़ जाएंगी। यानी कीमत के बढ़ने पर मांगी गई मात्राएं कम हो जाएंगी और कीमत के घटने पर मांगी गई मात्राएं बढ़ जाएंगी। तो कीमत और मांगी गई मात्रा में सामान्यतः विपरीत संबंध होता है। कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, यानी मांगी गई मात्राएं कम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत की। संबंधित वस्तुएं, किसी वस्तु की मांग पर दूसरी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत का जब प्रभाव पड़ता है, तब हम इसकी बात कर रहे होते हैं। तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पूरक वस्तुएं, एक होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं, जिसे हम प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। पूरक वस्तुएं तथा स्थानापन्न वस्तुएं। पहले हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं बच्चों, अर्थात जिनकी मांग एक साथ की जाती है। जैसे सुई धागा,
बिना धागे के सुई से कुछ नहीं कर पाएंगे, और धागा है आपके पास, अगर सुई नहीं है तो सिल नहीं पाएंगे। तो सुई और धागा ये दोनों मिलके ही अपना कार्य कर पाते। कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार कैसे चलेगी। और तो यहाँ पे भी हमने ये दोनों चीज़ देख ली। इनका संबंध इस प्रकार का होता है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, तथा एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब हम इस संबंध को देखते हैं। उदाहरण के लिए, पेट्रोल की कीमत कम होने से कारों की मांग बढ़ जाएगी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की मांग कम हो जाएगी। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, कारों की मांग घट रही है, और पेट्रोल की कीमत घट रही है तो कारों की मांग बढ़ रही है। चलिए, आपने पूरक वस्तुओं को मैं उम्मीद करता हूं जरूर समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों स्थानापन्न वस्तुओं की, जिसे हम प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं। क्या होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। देखो आप बच्चों, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में याद करिए, मैंने क्या बताया था। पूरक वस्तुएं मैंने वे बताई थी जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं। एक के बिना दूसरी बेकार है, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। परंतु जब मैं स्थानापन्न वस्तुओं की बात कर रहा हूं बच्चों, तब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर, यानी एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर एक है तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी है तो पहली नहीं होगी, तो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। यानी एक वस्तु है तो दूसरी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे चाय और कॉफी, लोग चाय पी लेते हैं तो फिर कॉफ़ी की आवश्यकता नहीं होती, और या कॉफ़ी पी लेते हैं तो चाय की आवश्यकता नहीं होती। पेप्सी, कोका कोला, लक्स, लाइफबॉय, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसमें मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करते हैं इस बारे में। इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो जो उस वस्तु के ग्राहक हैं वो दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो जो दूसरी वस्तु के ग्राहक है वो भी इसमें आ जाते हैं, तो इस दूसरी वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेंगे और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। यानी फ़र्क आएगा चाय की कीमत में। चाय की कीमत में ऊपर नीचे कोई फ़र्क आया है, उसका प्रभाव कॉफ़ी की मांग पे पड़ने लगेगा, क्योंकि ये दोनों वस्तु एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। अभी जैसे ही मैंने आपको चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग का एग्जाम्पल दिया, तो आप देख पा रहे हैं अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। कारण क्या है? जो चाय की कीमत बढ़ी है तो चाय के जो कस्टमर है वो चाय पीना कम कर देंगे और वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कॉफ़ी पीने लगेंगे, जिसके कारण कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। इसका उल्टा, अगर चाय की कीमत कम हो जाए यानी चाय सस्ती हो जाए तो जो कॉफ़ी के कस्टमर है वो चाय की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग का किस प्रकार आपस में संबंध है, अर्थात स्थानापन्न वस्तु किस प्रकार कार्य करती हैं। अब बच्चों, अब तक हमने मांग को प्रभावित करने वाले, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व पढ़ लिए हैं। पहला वस्तु की स्वयं की कीमत, दूसरा अन्य वस्तुओं की कीमत। बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ता की आय की। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि सामान्यतः यह देखा जाता है, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं जो हम आम दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास पैसे अधिक होंगे तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। अगर उसके पास धन कम हो जाएगा, उसकी आय कम हो जाएगी, तो वो उन वस्तुओं की मांग कम करेगा। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं साधारणतया उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घट जाने पर उनकी मांग घट जाती है। अब आपकी स्क्रीन पे बच्चों एक चित्र आप देख पा रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में दो एक्सिस हैं, दो अक्ष हैं, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पे हमने क्वांटिटी यानी मांगी गई मात्रा को दर्शाया है और ओ वाई अक्ष पर हमने आय को दर्शाया है। और हम यह देख पा रहे हैं यदि आय बढ़कर y से y1 हो जाती है तो वस्तु की जो मात्रा की जो मांगी जा रही थी OQ, अब वो B बढ़कर OQ1 हो जाती है।
है। यानी सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में यह देखा जाता है कि जो आय के साथ जब हम मांगी गई मात्रा का संबंध देखते हैं तो जो डिमांड कर्व बनेगा आय और मांगी गई मात्रा में संबंध दर्शाने वाला, वह ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। और यह दर्शाता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तु की जिन्हें हम घटिया वस्तु कहते हैं। इनके बारे में, इसमें क्या होता है कि इनका जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर व्यक्ति इनको कम खरीदता है। घटिया वस्तु आम दिनचर्या में भी आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि कुछ घटिया वस्तुएं हम जब प्रयोग करते हैं जब हमारी आय कम होती है। वनस्पति घी और देसी घी आप अंतर जानते हैं। तो वनस्पति की घी एक घटिया वस्तु है और इसकी मांग कब बढ़ जाती है? जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वह इन वस्तुओं की मांग कम करेगा और सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देगा। तो आप यहाँ पे यह समझिए कि घटिया वस्तुएं होती हैं जिनका आय के साथ यानी उन वस्तुओं की जो मांग है उनका उपभोक्ता की आय के साथ विपरीत संबंध होता है। यानी उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाएगी तो घटिया वस्तुओं को वो कम खरीदेगा। तो यहाँ आपने समझा कि उपभोक्ता की आय का दो प्रकार की वस्तुओं पर मैंने प्रभाव बताया, एक सामान्य वस्तुएं, एक घटिया वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं का जो आय प्रभाव है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, परंतु जब हम घटिया वस्तुओं की बात करते हैं तो उनका जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रभाव, वो है उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं। उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं भी एक व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो उपभोक्ता की रुचि और जो प्राथमिकताएं हैं उनका वस्तुओं की मांग पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और मैं एक और बात बताऊं बच्चों आपको, जो रुचियां और प्राथमिकताएं हैं ये बदलती रहती हैं। और फैशन है जो आज के समय में वो भी परिवर्तित होता रहता है, आदतें परिवर्तित होती रहती हैं, रुचियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो इसका मांग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और यह इसके परिवर्तित होने से मांग में भी परिवर्तन आता है। अब हम बात करते हैं मांग को प्रभावित करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व संभावनाओं की भी। कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने की संभावना है तो उसकी वर्तमान मांग पर प्रभाव पड़ेगा। वह प्रभाव क्यों पड़ता है? वह इसलिए पड़ता है क्योंकि भविष्य की जो कीमत के बढ़ने की आशंका या कीमत के घटने की आशंका उसकी वर्तमान मांग को प्रभावित करती है। तो बच्चों यहाँ पे आपने व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व समझे। मुख्य रूप से 5 तत्व थे। मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर दूं वे जो तत्व थे। पहला तत्व कौन सा था बच्चों? आप याद करिए। पहला तत्व मैंने आपको कौन सा बताया था? व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाला, यानी व्यक्तिगत मांग फलन में जो सबसे पहला तत्व है वो होता है वस्तु की अपनी कीमत। दोबारा मैंने आपकी स्क्रीन पे इसको दर्शाया है। जो अभी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले 5 तत्व मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। वो पहला तत्व कौन सा है? वस्तु की अपनी कीमत। दूसरा तत्व कौन सा है? संबंधित वस्तु की कीमत। और तीसरा है उपभोक्ता की आय। चौथा है रुचियां तथा प्राथमिकताएं। और 5वां है संभावनाएं। और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं बाजार मांग की। देखिए, जब हम बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करते हैं तो जो तत्व व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर रहे थे वो तो बाजार मांग को प्रभावित करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी प्रभावित करेंगे। तो आप स्क्रीन पे जो बाजार मांग फलन देख पा रहे हैं तो यह आपको बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा बाजार मांग व्यक्तिगत मांग फलन के बजाय, क्योंकि ये बाजार मांग फलन का फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी हैं जिनकी अभी मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो मार्केट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, रिलेटेड प्राइस, यील्ड जिसे हम इनकम भी कहते हैं, आगे टेस्ट्स, एक्सपेक्टेशंस। अब हम बात करने जा रहे हैं जिनकी बात अब तक मैंने नहीं की है, वो है एन फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की बात हो रही है। जी यहाँ पे यूज़ हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, सरकारी नीतियों के लिए। एस यहाँ पे प्रयोग हुआ है मौसम के लिए, सीजन के लिए। और वाई डी यहाँ पे प्रयोग हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। तो ये अब हम
अगली जो बात हमको सीखनी है यहाँ पे वो ये है। तो अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। जो आपने तत्व व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले अभी पढ़े थे वो तत्व तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ ये तत्व हैं जिनमें सबसे पहला जो तत्व है वो है जनसंख्या। जनसंख्या किसी भी अर्थव्यवस्था में बाजार मांग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ जाता है और उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ने से वस्तुओं की मांग यानी बाजार मांग भी बढ़ जाती है। सरकार की नीति, यदि सरकार यह चाहती है किसी वस्तु की मांग बढ़े तो सरकार उस वस्तु पर सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता देती है और टैक्स कम कर देती है। यदि सरकार यह चाहती है बाजार मांग कम हो तो क्या करती है, वो टैक्स बढ़ा देती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाएं या सब्सिडी कम कर देती है। तो सरकार की नीतियाँ। जलवायु तथा मौसम भी पूरे बाजार मांग को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप देखते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है तो उन्हीं वस्तुओं की, गर्म वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के जो कपड़े, हल्के कपड़े हैं, टी शर्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब बाजार मांग को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण तत्व है, वो है आय का वितरण। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण अगर समान होगा, इसका मतलब यह है कि पैसा जो है, जो धन है, उसका वितरण समान है और गरीब और अमीर का अंतर ज़्यादा नहीं है और पैसा सबकी जेब में जा रहा है, तो बाजार मांग अधिक होगी। यदि आय का वितरण असमान है यानी पैसा कुछ ही लोगों की जेब में जा रहा है, तो आपको पता होगा कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनके पास वस्तुएं होती हैं, उनके पास पहले ही अपनी आवश्यकताओं को, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो उनको आवश्यक वस्तुएं चाहिए उनके पास होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनकी आय बढ़ती है तो उसको सेव करते हैं। परंतु जब एक पैसा किसी गरीब व्यक्ति की जेब में जाता है तो उसके पास मूलभूत आवश्यक वस्तुएं नहीं होती, तो सबसे पहले उन वस्तुओं की डिमांड करता है, तो बाजार मांग बढ़ती है। तो आय का वितरण अगर समान होगा तो बाजार मांग अधिक होगी, आय का वितरण असमान होगा तो बाजार मांग है वो कम होगी। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग पर केवल उसी वस्तु की कीमत का ही नहीं प्रभाव पड़ता, बल्कि अन्य संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, जनसंख्या, मौसम, जलवायु, सरकार की नीति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा। तो आपने मांग की परिभाषा सबसे पहले सीखी, मांग की परिभाषा क्या है, मांग अनुसूची के बारे में सीखा, मांग अनुसूची क्या है, कितने प्रकार की हैं, कैसे हम बनाते हैं मांग अनुसूची, मांग वक्र के बारे में सीखा, मांग वक्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के आपने देखे, और मांग वक्र को हमने बनाना भी सीखा। फिर हमने मांग फलन की बात की जिसको हमने डिटेल में सीखा, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, इसके 2 प्रकार हैं, इसके बारे में भी हमने देखा, और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसका अभ्यास करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।